यस यस सर। और वीडियो बिल्कुल ठीक है, सब कुछ क्लियर दिखाई दे रहा है? यस सर। अच्छा, बताइए कैसा चल रहा है सब कुछ? आप लोग एनरोल करा रहे हो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के कोर्स के लिए? कराया है आपने? अभी सर कराएंगे। सर ऑलरेडी जुडिशरी वाले बैच में। अच्छा, जुडिशरी वाले बैच में आप पहले से एडेड हो, सारे के सारे एडेड हो? यस सर। अच्छा, तो ठीक है, फिर बहुत अच्छा है। ये तो अगर रजिस्टर्ड हो पहले से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर बाई चांस कोई नहीं है तो रजिस्ट्रेशन करा लेना जितना जल्दी हो सके। ठीक है, आज की जो हमारा सेशन है ये लास्ट क्लास होगी ज्यूरिस में, जिसपे हम स्कूल्स ऑफ थॉट को डिस्कस करेंगे। स्कूल्स ऑफ थॉट ज्यूरिस्प्रूडेंस का एक सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये एक ऐसा एरिया है जो फाउंडेशन ले करता है हमारे सब्जेक्ट की। अब क्या होगा, जो आगे चीजें हम लोग पढ़ेंगे कि राइट क्या है, ड्यूटी क्या है, ये सारी चीजें वो इस ही पर्सपेक्टिव में पढ़ेंगे कि व्हाट इज राइट अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल स्कूल, व्हाट इज राइट अकॉर्डिंग टू सामंड, व्हाट इज राइट अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन। तो देखा जाए तो जो मेन मेन बात है, जो मेन मेन चीजें हैं, वो हम इस हिस्टोरिकल स्कूल, जो हमारा जो स्कूल्स ऑफ थॉट वाले लेक्चर्स रहे हैं, आज ये 5th लेक्चर है ज्यूरिस में, उसी के अंदर हमारा कवर हो जाता है। ठीक है, आज का जो बच्चे हमारा डिस्कशन है वो हमारे लास्ट स्कूल पे होगा, नेचुरल एंड फिलोसॉफिकल स्कूल। मैं इसको नेचुरल एंड फिलोसॉफिकल क्यों बोल रहा हूं, मैं इसको क्लैरिफाई कर देता हूं पहले से। बच्चे, अगर आपके एग्जाम में सवाल आता है नेचुरल स्कूल पे, तो आपको यही आंसर लिखना है जो मैं आज पढ़ाने वाला हूं। या फिर अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है फिलोसॉफिकल स्कूल पे, आपको यही आंसर लिखना है जो मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, जो नेचुरल लॉ स्कूल है और जो फिलोसॉफिकल स्कूल है, दे आर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वन एंड द सेम थिंग। कई लोग हैं, कई किताबों का भी ऐसा मानना है कि इनमें थोड़े से फर्क हैं, थोड़े से फर्क हैं भी, पर वो फर्क जो है वो इतने नहीं है कि इनको दो सेपरेट स्कूल्स माना जाए। इनफैक्ट जो ऑथर्स हैं दोनों के, जिनकी राइटिंग्स पे ये दोनों स्कूल रिलाय करते हैं, वो भी सेम है। वो वहां पे भी मिलेंगे आपको फिलोसॉफिकल स्कूल में, मतलब जो किताबें कह रही है फिलोसॉफिकल स्कूल अलग है और ये वाला आपका नेचुरल स्कूल लॉ अलग है, वो उस किताबों में पढ़ा वो एक ही राइटर को रहे हैं। तो मेरा मानना यह है, और आपको भी यही अप्रोच लेके चलनी है, कि जब भी सवाल चाहे नेचुरल से आए चाहे फिलोसॉफिकल से आए, आज का जो लेक्चर होगा वो दोनों के लिए बिल्कुल एप्ट एंड बिल्कुल रिलेवेंट होगा। ठीक है, कुछ भी आपको ऊपर नीचे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये स्टेटमेंट आप बिल्कुल कॉन्फिडेंटली अपने आंसर में भी लिख सकते हो, दैट द नेचुरल एंड द फिलोसॉफिकल स्कूल मोर और लेस वो कोरिलेट करते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, अब बच्चे, अब आप पैटर्न समझो, जिस पैटर्न में हमने अभी तक ज्यूरिस्प्रूडेंस की क्लासें ली हैं। मैंने सबसे पहले आपको वो स्कूल पढ़ाया जो देखा जाए तो सबसे मॉडर्न है। कौन सा था? एनालिटिकल स्कूल, जो सबसे ज्यादा ऐसी बात करता है जिससे हम रिलेट कर सकते हैं, विल ऑफ द सोवरेन। फिर हम गए हिस्टोरिकल स्कूल पे, जो थोड़ा सा हमको इधर उधर लगता है देखने में, प्रैक्टिकलिटी से थोड़ा सा दूर ले जाता है। ऐसे ही फिर सोशियोलॉजिकल स्कूल हुआ, और कल हमने पढ़ा प्योर थ्योरी ऑफ लॉ, वो तो कुछ ज्यादा ही दूर दूर ले गया हमको प्रैक्टिकलिटीज से। और आज का जो हमारा स्कूल है वो उसी ऑर्डर में है, और हमको कहीं ना कहीं जो प्रैक्टिकलिटीज हैं जिंदगी की, लॉ मेकिंग की, किसी भी कंट्री के पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल सिस्टम की, उससे थोड़ा सा हमको दूर दिखाई पड़ता है। तो एक तरीके का डिसेंडिंग ऑर्डर फॉलो किया है हम लोगों ने, मोस्ट प्रैक्टिकल टू द लीस्ट, ऐसे हम नीचे बढ़ते हुए आए हैं। नॉर्मली क्या होता है, इसका उल्टा होता है। ज्यादातर बुक्स में भी यही पैटर्न मिलेगा कि पहले आपको ये पढ़ाएंगे नेचुरल लॉ स्कूल, फिर जाएंगे वो हिस्टोरिकल, सोशियोलॉजिकल और प्योर थ्योरी ऑफ लॉ, और आखिरी में ऑस्टिन की थ्योरी पढ़ाई जाती है। हमने उल्टा किया है। क्यों किया है उसका मैं लॉजिक बताता हूं आपको। बच्चे, एक बार आप जब
किसी चीज को समझ लेते हैं और उसकी प्रैक्टिकल यूटिलिटी को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। जैसे जो ऑस्टिन साहब का कहना था कि जो लॉ है वो कुछ भी नहीं है, वो विल ऑफ द सोवरेन है, और उसको आज के समय पे निकालें तो लॉ कुछ भी नहीं है, वही है जो हमारा लेजिस्लेचर चाहता है, जो हमारी पार्लियामेंट चाहती है। यही कंटेक्स्ट है जिसमें हम आज लॉ को समझते हैं, जिस सेंस में हम ये शब्द इस्तेमाल करते हैं आज के टाइम पे 21st सेंचुरी में, वो मोर और लेस यही है ना? बिल्कुल सही है। अब वो बात कर ली हमने जिससे हम सब लोग रिलेट कर पा रहे थे, वहां से धीरे धीरे पीछे जाना थोड़ा सा आसान हो जाता है। पर हम जब शुरुआत ही हवा की बातों में करते हैं ना, कि लॉ वो है जो भगवान बनाता है, लॉ वो है जो कस्टम से आता है, लॉ वो है जो सोसाइटी से आता है, इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा बच्चा है, जो वो कोर्स अटेंड कर रहा है, उसको लगता है कि ज्यूरिस्प्रूडेंस कोई लॉ का सब्जेक्ट नहीं है, ये एक फिलॉसफी है, ये फालतू की इधर उधर की बकवास है, इधर उधर की बातें हैं। और वो जो कनेक्शन एक एस्टेब्लिश होना चाहिए सब्जेक्ट में और स्टूडेंट्स में, वो हो ही नहीं पाता, क्योंकि बच्चा कितने कितने मौके देगा। हर एक लेक्चर में लेक्चर बाय लेक्चर, लेक्चर बाय लेक्चर, आप ऐसी बातें जब उसके सामने रखोगे जिससे वो रिलेट नहीं कर पा रहा, वो नहीं मानता उन चीजों में, तो क्या होता है, उसका इंटरेस्ट लूज हो जाता है। बट क्योंकि हमने शुरुआती प्रैक्टिकलिटीज से करी और फिर एनालाइज किया हर एक स्कूल को कि ये कहां पे प्रैक्टिकल है और कहां पे थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल हो रहा है, तो हमारा इंटरेस्ट कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बना रहा। हमको ऐसा नहीं लगा पूरी ही लेक्चर में कि हम तो बिल्कुल ऐसी बातें कर रहे हैं जिसका हमारी लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। मेरी पूरी कोशिश रही कि ऐसा ही रहे। अब मैं उसमें कितना सक्सेसफुल हुआ वो तो आप ही लोग बता सकते हो, पर यही एक अप्रोच है जो अगर आप आंसर राइटिंग भी करते हो अपने एग्जाम्स में, तो और आपके पास ऑप्शन है, दो सवाल आया हुआ है, एक एनालिटिकल पे आया है, एक हिस्टोरिकल पे आया है, या फिर फिलोसॉफिकल पे आया है, तो हमेशा एनालिटिकल वाला पहला करो, क्योंकि आप उसको रिलेट कर पाओगे आपकी डे टू डे लाइफ से। फिर जाओ ऐसी चीजों पे जहां पे आपको सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलो अगर सब कुछ रेडी है तो शुरू करें आज का लेक्चर। तैयार हो सब लोग? यस यस सर। सर। ठीक है, तो नेचुरल और फिलोसॉफिकल स्कूल का क्या कहना है? देखो वैसे तो बहुत सिंपल है, कोई इसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है नहीं, बस हमको वो थ्रेड पकड़ने की कोशिश करनी है। बस एक चैलेंज है इस स्कूल में, ये चैलेंज वो है जो हमने हिस्टोरिकल स्कूल में भी थोड़ा सा फेस किया था, और वो ये था कि कई सारे ऑथर्स थे, कई सारे प्रोपोनेंट्स थे, और वो कभी कभी एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्टरी बात कर रहे थे। यहां पे भी हमको वो चीज देखने को मिलेगी, पर यहां पे अच्छी बात क्या है, वो जो ऑथर्स हैं वो अलग अलग टाइम पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। हम कुछ ऐसे ऑथर्स को पढ़ेंगे जो एंशिएंट टाइम पे थे, इसमें हम सोक्रेट्स को पढ़ेंगे, एरिस्टोटल को पढ़ेंगे। फिर हम मेडाइवल टाइम पे आएंगे तो हम देखेंगे कि रिलीजन का इन्फ्लुएंस कैसे आया, उस वो हमको पता चलेगा कि थॉमस एक्वाइंस की राइटिंग क्या रही है। फिर हम थोड़ा सा मॉडर्निटी की तरफ पढ़ेंगे तो हम जो लॉक है, जॉन लॉक साहब रहे हैं, रूसो साहब रहे हैं, इन लोगों की क्या थ्योरीज रही हैं, क्या होता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, क्या है हमारी मॉडर्न फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो ये बहुत लंबी हिस्ट्री है इस स्कूल की। पर एक बात है, जो पॉइंट्स हैं, जो कॉमन है एंशिएंट टाइम से लेके मॉडर्न टाइम तक, जो जिस्ट है इस स्कूल का, जो इन सारे ऑथर्स को, सारे थिंकर्स को बांध के रखता है, वो है ये बातें जो आपके बोर्ड के सामने अभी लिखी हुई है। ये जिस्ट है बच्चे, यहां से आपको अपना आंसर शुरू करना है। अगर आपसे कोई पूछे 5 पॉइंट बता दो, व्हाट इज नेचुरल और फिलोसॉफिकल स्कूल ऑफ लॉ, ये आपको 5 पॉइंट उनके सामने रखने हैं और आपका आंसर बिल्कुल परफेक्टली सही होगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज क्या है, क्या पहचान है नेचुरल लॉ स्कूल की? बच्चे, नेचुरल लॉ स्कूल दो चीजों की बात करता है, और बहुत ध्यान से सुनना। पहला है मोरालिटी ऑफ लॉ, सुनने की कोशिश करना, खुद समझने की कोशिश करना, मैं तो बताऊंगा ही पर खुद अपना दिमाग लगाओ। मोरालिटी ऑफ लॉ, और दूसरा है लॉ ऑफ मोरालिटी। ये सारी चीजें आपको आसानी से नहीं मिलेंगी। पहला है मोरालिटी ऑफ लॉ
और दूसरा है लॉ ऑफ मोरालिटी। आप समझ पा रहे हो कि ये दो दो चीजें हैं, अलग चीजें हैं, और दोनों का मीनिंग बहुत अलग है। कोई मुझे बता सकता है मोरालिटी ऑफ लॉ और लॉ ऑफ मोरालिटी में क्या फर्क है? क्या ये एक ही चीज को लिखने के दो तरीके हैं, या दोनों का कुछ बहुत ही अलग मतलब है? दोनों में आपस में बहुत डिफरेंट है। मोरालिटी यहां पे सब लोग समझते हैं बच्चे, मोरालिटी क्या होता है? कैसे समझते हो मोरालिटी को? बताओ, अटेम्प्ट करो, व्हाट इज मोरालिटी? कोशिश करो बच्चे। ये दो शब्द हैं जो बहुत कॉमन, हम सब ने सुने, हम सब ने इस्तेमाल करे, और काफी लोग मुझे लगता है ये मानते होंगे कि ये दो चीजें अलग हैं। एक मोरालिटी की बात कर रहा है, एक लीगैलिटी की बात कर रहा है। कोई मुझे बता सकता है, मदद कर सकता है मेरी, कि मोरालिटी क्या है, लीगैलिटी क्या है, और दोनों में क्या फर्क है? सर हम्म, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जिससे हम डिफरेंशिएट कर सकें कि क्या गलत है और क्या सही है। वो क्या चीज है, लीगैलिटी है या मोरालिटी है? मोरालिटी। अच्छा ठीक है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। फिर लीगैलिटी क्या होता है बच्चे? व्हाट इज लीगैलिटी? लॉ स्पेसिफाई करता है कि क्या गलत है और क्या सही है, वो रिजिड होता है। लॉ स्पेसिफाई करता है मतलब? किसी चीज को करने की लीगैलिटी क्या है। ये बोल सकते हैं सोवरेन स्पेसिफाई करता है। ऑस्टिन का थोड़ा सा उधार ले लें थॉट को, यस सर। है ना? सोवरेन स्पेसिफाई करता है कि क्या दोनों किस चीज से डील कर रही हैं, क्या गलत है, क्या सही है। दोनों के पर्पस एक ही है। मोरालिटी भी यही बताने की कोशिश कर रहा है क्या गलत है क्या सही है, लीगैलिटी भी यही बताने की कोशिश कर रहा है क्या गलत है क्या सही है। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि ये दोनों शब्द एक ही चीज है? मतलब हर चीज जो मोरल है वो लीगल है, और हर चीज जो लीगल है वो मोरल है। क्या हम ये स्टेटमेंट बोल सकते हैं? नो सर। ऐसा क्यों नहीं बोल पा रहे हम लोग? सर देयर माइट बी सर्टेन थिंग्स जो लीगल हो पर वो मॉरल नहीं है सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। और सोसाइटी, ठीक है, यस सर। ओके। और सोसाइटी का रोल आ रहा है मोरालिटी में। यहाँ पे सोवरेन साहब बैठे हुए हैं, है ना? ये जो हम यहाँ पे अपने सामने देख रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू डिफरेंट वर्ड्स, इन दो शब्दों में क्या रिलेशन है। अगर हम ये बात बोल रहे हैं, क्योंकि आप लोग बोल रहे हो कि मैं नहीं बोल रहा, आप लोग बोल रहे हो कि मोरालिटी और लीगैलिटी दोनों एक चीज नहीं है। हर चीज जो लीगल है जरूरी नहीं हो वो मोरल हो, और हर चीज जो मोरल है वो जरूरी नहीं है वो लीगल भी हो। अगर दोनों एक नहीं है तो दोनों सिमिलर हैं, क्या ये बोल सकता हूं मैं? दोनों लगभग एक जैसे हैं, क्योंकि दोनों का पर्पस यही है, पता लगाना क्या गलत है क्या सही है। काइंड ऑफ यस सर। हाँ, पर बच्चे आपको ऐसा नहीं लगता, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ और सोचो, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है बैड एंड गुड, इज इट पॉसिबल कि आइडेंटिफाई करा जा सके
और सारे लोग आइडेंटिफाई कर सकें कि क्या सही है या क्या गलत है, या फिर क्या ये जरूरी है कि सोसाइटी एज ए होल कभी एक कंसेंसस पे पहुंच पाए कि कोई चीज खराब है या सही है? डोंट यू थिंक दैट दीज टू वर्ड्स बैड और गुड आर वेरी सब्जेक्टिव? मतलब ऐसी चीजें हैं जो जिसपे हर व्यक्ति का एक अलग ओपिनियन हो सकता है। यस ट्रू। हर एक इंडिविजुअल का, ये मैं एक एक स्टेप बता रहा हूं, देखते चलना। हर एक इंडिविजुअल का, ठीक है, अलग ओपिनियन हो सकता है क्या सही है क्या गलत है। इंडिविजुअल, कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल क्या होती है? सोसाइटी। कहीं पे भी ना समझ में आए मुझे रोक देना। ये हो जाती है हमारी मोरालिटी। यहां पे कंसेंसस बहुत मुश्किल है पर इम्पॉसिबल नहीं। क्या मैं बोल सकता हूं कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें लगभग लगभग सभी लोग बोलेंगे कि वो चीज खराब। यस सर। कोई एग्जाम्पल दे सकता है ऐसी क्या चीज हो सकती है जिसमें लगभग सभी बोलें कि वो बैड है? सर रेप। रेप, ठीक है। और क्या एग्जाम्पल हो सकता है? सर सर मर्डर। ड्रिंकिंग ठीक है, मर्डर। एक और एग्जाम्पल आया, ड्रिंकिंग, अभी रखेंगे उसको। ये दो चीजें ऐसी हैं जिनको हमको लगता है एब्सोल्युटली लगभग लगभग कंसेंसस आसानी से पहुंच जाएगा सोसाइटी के अंदर कि ये चीजें बैड है। पर जैसे एक बच्ची ने एग्जाम्पल दिया ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग से हम समझ रहे हैं शराब पीना, ठीक है। अब ड्रिंकिंग बैड है या गुड है, क्या यहां पे स्कोप है कन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियंस का? ऐसे लोग हो सकते हैं जो बोले ड्रिंकिंग खराब नहीं है? यस सर, ऐसे लोग बहुत पॉसिबल है। तो यहां पे हो सकता है कंसेंसस पहुंचने में दिक्कत आए। ठीक बात है, बिल्कुल। पर अब मैं आपको फर्क बताने जा रहा हूं। रेप खराब है जब ये पूरी सोसाइटी मानती है, तो रेप क्या हो गया? क्या हो गया? जब पूरी सोसाइटी मानती है कि रेप खराब है तो रेप क्या हो गया? इमोरल। ठीक बात, समझ में आ गया सबको? यस सर पूरी सोसाइटी मानती है मर्डर खराब है, तो क्या हो गया? मर्डर इमोरल। यस क्लियर सर। है? यस सर। पर वहीं जो हमारा सोवरिन है, और सोवरिन से आप गवर्नमेंट भी मान सकते हो, ठीक है, जब हमारे सोवरिन को ऐसा लगा कि रेप खराब है तो वो क्या बन गया? जब हमारे सोवरिन को लगा कि रेप खराब है तो क्या बन गया? वो इलीगल इलीगल। जैसे ही हमारे सोवरिन को लगा कि मर्डर खराब है तो वो क्या बन गया? इलीगल। इसलिए हम बोल सकते हैं रेप और मर्डर दोनों ही इमोरल भी है और इलीगल भी है। ठीक बात है? यस यस सर। सर। ये जो है उसी चीज का इमोरल भी होना, इलीगल भी होना, मतलब मोरालिटी और लीगैलिटी का एक दूसरे से इतना करीब होना, बच्चे यही एम है, यही पर्पस है और यही सोल ऑब्जेक्टिव है हमारे नेचुरल एंड फिलोसॉफिकल स्कूल का। बस यही एम। उनका मानना है ये दोनों जितने करीब रहेंगे उतना बेहतर है और जितने दूर जाएंगे उतना खतरनाक है। कैसे? आ जाओ।
जैसे बच्चे ने एग्जाम्पल दिया ड्रिंकिंग का। ड्रिंकिंग एक ऐसी चीज है जिसमें काफी लोग, इनफैक्ट जो पीते भी होंगे, दे विल नॉट से कि ड्रिंकिंग अच्छी, दे विल एग्री कि ड्रिंकिंग खराब है। उनके जो आर्ग्यूमेंट्स होंगे वो होंगे क्वांटिटी पे, एक्सेस पे। वो बोलेंगे रोज नहीं पीना चाहिए, ज्यादा नहीं पीना चाहिए, सस्ती वाला नहीं पीना चाहिए। तो पर ये नहीं होगा कि ड्रिंकिंग बहुत अच्छी है, उससे तो आपकी मतलब बॉडी बन जाती है, या एकदम आप बिल्कुल फिट एंड फाइन हो जाते हो, आप 10 किलोमीटर दौड़ सकते हो। ठीक है, तो कंसेंसस एज टू कि ड्रिंकिंग बैड है या गुड, ये पॉसिबल हो सकता है। तो ड्रिंकिंग इमोरल तो हो सकती है, पर अगर कुछ स्टेट्स के एग्जाम्पल हटा दो, हमारे इंडिया का एग्जाम्पल ले लो, ड्रिंकिंग करना इज परफेक्टली लीगल, कोई अपराध नहीं है। आपको पीनी है, पीना मत इसको देख के लेक्चर को, बट अगर आपको पीनी है तो आप खरीद के लाओ, पी लो। कौन सा पुलिस आपको पकड़ने आ रही है? ठीक बात है, समझ Yes. पा रहे हो आप सब लोग? यस सर। Yes. तो ड्रिंकिंग एक ऐसी चीज है जो इमोरल है बट लीगल है, और यही सबसे बड़ा फियर है हमारे नेचुरल और फिलोसफिकल स्कूल का। और नेचुरल और फिलोसफिकल स्कूल ये कहता है हर वो चीज जो इमोरल है, ध्यान से सुनना बच्चे, अब लिख लेना इस बात को, हर वो चीज जो इमोरल है, भले ही वो स्ट्रिक्ट सेंस में लीगल हो, फिर भी उसको इलीगल ही माना जाना चाहिए। वो बोल रहे हैं सोवरेन क्या चाहता है वो सेकेंडरी है। देखो ऑस्टिन से दूर जा रहे, सोवरेन क्या चाहता है वो इंपॉर्टेंट है, पर वो सेकेंडरी है। व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट कि क्या चीज सोसाइटी के मोरल्स को रिफ्लेक्ट कर रही है। अगर कोई चीज सोसाइटी के मोरल्स को रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है, इमोरल है, भले ही उसके ऊपर कानून ना बना हो, उसको प्रोहिबिशन ना किया हो, भले ही वो अलाउड हो, फिर भी अकॉर्डिंग टू दीज स्कूल्स वो एक वैलिड लॉ नहीं होगा, वो गलत है। उनका मानना है कोई भी ऐसा लॉ जो इमोरल है वो लॉ है ही नहीं। मोरालिटी इज इक्वल टू लॉ फॉर दिस स्कूल। इतनी बात समझ में आई बच्चे सबको? क्लियर है यहां तक? यस सर। सर, हाँ जी। सर जो आपने बोला कि जो भी सोवेरेन चाहता है वो सेकेंडरी होता है, उसका मतलब एक बार। ये जो हमारा फिलोसफिकल स्कूल है, नेचुरल स्कूल है, स्पेसिफिकली इसके जो मॉडर्न ऑथर्स हैं जिनको आज हम पढ़ेंगे, उनका कहना है कि ये जो गवर्नमेंट्स हैं, ये जो किंग्स हैं, ये नो डाउट बहुत इंपॉर्टेंट है, पर उनका ये बोलना है कि ये जिम्मेदारी है इन किंग्स की, इन पार्लियामेंट्स की, इन लॉ मेकिंग एजेंसीज की, कि वो हमेशा मोरालिटी के क्लोज रहें। मतलब उसी चीज को लॉ बनाएं जो सोसाइटी के कंसेंसस को, मोरालिटी को रिफ्लेक्ट करता हो। इस वजह से वो बोलते हैं कि जब तक कोई किंग है या जो हमारा सोवरेन है, जब तक वो मोरालिटी से एग्री करता है और मोरालिटी को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं उसके डिसीजंस, उसके लॉज, तब तक तो सब कुछ बढ़िया है, परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। उसके सारे जो भी डिसीजन है वो सब लॉ है। जो ऑस्टिन कहता था कि विल ऑफ द सोवरेन इज लॉ, यहां तक एग्री कर रहे हैं कि विल ऑफ द सोवरेन है, कोई बात नहीं, लॉ है अगर वो मोरालिटी रिफ्लेक्ट कर रही है। बट कोई विल ऑफ द सोवरेन है जो मोरालिटी रिफ्लेक्ट नहीं कर रही, इमोरालिटी रिफ्लेक्ट कर रही है, तो भले ही वो विल ऑफ द सोवरेन है, और ऑस्टिन के लिए इतना ही काफी था कि विल ऑफ द सोवरेन है तो वो लॉ है, पर इनके लिए भले ही वो विल ऑफ द सोवरेन है, पर क्योंकि वो इमोरल है, वो वैलिड लॉ नहीं। समझ गए?
यस सर। ठीक है, क्लियर है सबको यहां तक सारी बातें? यस सर। ठीक है, पहली स्टेटमेंट का मतलब है मोरालिटी ऑफ लॉ, मतलब जो हमारा लॉ है वो तभी लॉ कहलाएगा, लॉ बनने की ही प्रीरिक्विजिट। देखो, लॉ कभी भी मोरल और इमोरल नहीं होगा, ये बातें लिख लेना बच्चे, ठीक है? लॉ कभी भी मोरल और इमोरल नहीं होगा, जो इमोरल है वो लॉ ही नहीं है। लॉ बनने की ही रिक्वायरमेंट है कि वो मोरल होना चाहिए, दोनों में चीजों में फर्क है। देयर आर नो इमोरल लॉज। any law that any act or any rule that is immoral is no law। ये है, ये कहना चाह रहे। लॉ है मतलब वो मोरल है, अगर वो मोरल नहीं है मतलब वो लॉ ही नहीं है, भले ही वो सोवरेन की विल क्यों ना हो, भले ही वो पार्लियामेंट का एक्ट क्यों ना हो, भले ही उस पर राष्ट्रपति के दस्तखत क्यों ना हो रखे हो। किसके हिसाब से? फिलोसफिकल स्कूल के हिसाब से। समझ पाए इस बात को? मोरालिटी ऑफ लॉ। दूसरी स्टेटमेंट है लॉ ऑफ मोरालिटी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जो हमारी मोरालिटी है वो किस तरीके से रेगुलेट होगी, ये भी तो इंपॉर्टेंट है। आपने ये तो बोल दिया कि जो लॉ है वो मोरालिटी पे बेस्ड होना चाहिए, बट मोरालिटी किस पे बेस्ड होगी? व्हाट इज मोरल? वही वाली बात, ड्रिंकिंग वाली बात। कुछ चीजें हैं वहां पे तो बड़ा आसानी से बता दोगे आप, ये चीज मोरल है, ये चीज इमोरल है, बट हजारों चीजें, कानून तो हजारों चीजों के ऊपर बनता है। अब उसमें आप एग्री करोगे कि नहीं करोगे? फॉर एग्जाम्पल आज देख लो कितना बड़ा डिस्प्यूट चल रहा है। अगर हम ये एग्रीकल्चरल लॉज जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास करे हैं, अब आपको पता, आपको लीगल इलीगल का पता नहीं करना कि वो लीगल है या इलीगल है, इस क्वेश्चन में नहीं जाना। आपको पता करना है कि वो मोरल है या इमोरल है। कैसे पता करोगे? क्योंकि मोरालिटी, व्हाट इज मोरल, मस्ट रिफ्लेक्ट द विल ऑफ द सोसाइटी। और वही वाली परेशानी जो सोशियोलॉजिकल स्कूल में भी अराइज होती थी, जो हिस्टोरिकल स्कूल में भी अराइज होती थी, कि सोसाइटी चाहती क्या है ये पता कैसे चलेगा? हाउ वुड यू नो? मेजोरिटी का रूल लगाओगे कि 100 में से अगर 51 ने बोल दिया तो वो मोरालिटी हो जाएगी, या 100 में से 70 ने बोल दिया, 80? व्हाट इज द क्राइटेरिया? द क्वेश्चन इज व्हाट इज द क्राइटेरिया टू डिटरमाइन कि क्या चीज मोरल है, क्या चीज नहीं है। और ये सबसे बड़ी परेशानी है। इसलिए ये वाला स्कूल कहता है कि लॉ तो मोरल होना ही चाहिए, बट जो मोरालिटी है वो मोरालिटी भी जनरेट एक लॉ के तहत होनी चाहिए, कानून के तहत होनी चाहिए, जिसका एक फिक्स्ड, लिख लेना ये चीज, जिसका एक फिक्स्ड स्टैंडर्ड हो। ऐसा नहीं कि आज कोई पावर में आ गया और उसको जो लगेगा वो मोरल हो जाएगा, या आज कोई किसी तरफ 50 से ज्यादा लोग हो गए तो वो मोरल हो जाएगा। मोरल के लिए एक स्टैंडर्ड हमको डेवलप करना पड़ेगा, और उस स्टैंडर्ड को ही बेसिस बना के हम डिटरमाइन करेंगे कि व्हाट इज मोरल, व्हाट इज नॉट। और वो जो निकल के आएगा मोरालिटी, वही हमारे आने वाले लॉस का बेसिस बनेगी। तो कुछ ऐसी ड्राइंग दिखेगी हमको, लॉ इक्वल टू मोरालिटी एंड मोरालिटी इक्वल टू लॉ। अब मुझे बताओ कितने लोगों को आपको ये वाली बात समझ में आ गई है, या कितने बच्चों को अभी भी थोड़ा सा परेशानी है? बताइए बताइए बच्चे, समझ में आई ये वाली बात? यस सर। सर एक बार फिर सबको से, एक बार फिर से। एक बार फिर से बता देता हूँ। सबसे ज्यादा टाइम मैं पहली वाली स्लाइड पे देता हूँ, क्योंकि अगर ये समझ में आ गया तो आगे वाला तो बिल्कुल खेल। पहली बात, जो पहली स्टेटमेंट है उनकी, उनका कहना है कि जो लॉ है, एक सेकेंड, कि ये जो लॉ है ये हमेशा मोरल होना चाहिए। ठीक है, इससे हमारा क्या निकल के आ रहा है?
जो हमारा लॉ है वो हमेशा क्या होना चाहिए, मोरल होना चाहिए। ये वाली बात क्लियर है बच्चे? पहला स्टेटमेंट। हाँ, अब दूसरा स्टेटमेंट, जो मोरल है वो हमेशा लॉ के अनुसार होना चाहिए। मतलब क्या चीज मोरल होगी, क्या चीज इमोरल होगी, ये भी कौन डिसाइड करेगा? लॉ डिसाइड करेगा। मतलब मन मर्जी नहीं चलेगी, अपने हिसाब से नहीं। जैसे आजकल होता है ना, आजकल क्या हमेशा से दुनिया की रीत रही है, जिसकी सरकार उसका ही मोरालिटी चलती है दुनिया में, वो गलत है। मोरालिटी किसी सोसाइटी की क्या होगी क्या नहीं होगी, वो भी एक कानून डिटरमाइन करेगा। और वो कानून कैसा होगा? जो मोरालिटी पे बेस्ड होगा। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, मैं समझ रहा हूँ, बहुत ही कंफ्यूजिंग एक तरीके का। वो कौन सी हम हॉलीवुड में मूवी देखते नहीं है, इंसेप्शन टाइप, कुछ कुछ वैसा है। पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो तो आप समझ पाओगे कि क्या रिलेशनशिप है इस स्कूल के लिए लॉ और मोरालिटी। अब थोड़ा सा क्लोज आ पाए? यस सर। ठीक है, अभी अभी थोड़ा सा टाइम दो, चीजें आ जाएंगी समझ में। ठीक है, तो ये मैंने आपको पहले ही करके दिखा दिया। अब आते हैं इस बात पे, एथिकल स्टैंडर्ड। जो मैंने अभी स्टैंडर्ड की बात करी ना, कि मोरालिटी क्या होगी क्या नहीं होगी, वो स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे डिसाइड करे जाएंगे। स्टैंडर्ड्स कौन से? एथिकल स्टैंडर्ड्स। एक शब्द होता है एथिक्स, सुना है आप लोगों ने? कोई मुझे बता सकता है कि एथिक्स का मतलब क्या होता है? बताइए। सोसाइटी के फेवर में। एथिक्स कब शब्द इस्तेमाल करते हैं हम लोग? कब कहते हैं यार थोड़ा सा एथिकल हो, या थोड़ी सी एथिक्स मेंटेन कर लो, यार तुम्हें बिल्कुल एथिक्स ही नहीं है। क्या कहना चाह रहे हैं हम लोग? राइटियसनेस। राइटियसनेस। हम ऐसा क्यों नहीं बोलते हैं कि यार थोड़ा सी मोरालिटी मेंटेन कर लो? हम ऐसा क्यों बोलते हैं यार थोड़े से एथिक्स मेंटेन कर लो, बी एथिकल? सर ये मैनर्स की बात करते हैं एक तरीके से। अगर बहुत ध्यान से आप सोचोगे, दिस इज समथिंग दैट इज रिलेटेड टू योर जॉब। नॉट जॉब इन दी सेंस कि आप जहां पे काम करते हो कंपनी में, इन दी सेंस जो आप डे टू डे आपकी जो फंक्शनिंग है उसमें। इमेजिन मैं डॉक्टर हूं, ठीक है, मैं अपने पेशेंट्स को अपने हॉस्पिटल में एडमिट करके उनके फैमिली से पैसे लूटता हूं बिना बात के। कोई भी मुझसे आएगा या आप आते हो, मुझसे क्या बोलोगे? कि ये डॉक्टर मोरल नहीं है, या इस डॉक्टर के अंदर एथिक्स नहीं है। एथिक्स शब्द ज्यादा अप्रोप्रिएट है, क्योंकि आई एम अ डॉक्टर और एज अ डॉक्टर आई हैव सर्टेन ड्यूटीज। मेरी जिम्मेदारी ऐसी है, क्योंकि मैं डॉक्टर हूं, मेरी जिम्मेदारी है कि मेरे को यार अपने पेशेंट्स को एक्सप्लॉइट नहीं करना, उनको सर्व करना है। और जब मैं वो नहीं करता हूं तो शब्द क्या आता है? एथिक्स। और मोरालिटी हम जनरली यूज करते हैं, नॉर्मल। हमने देखा कि यार ये तो बिल्कुल ही मोरल, मतलब इसका तो कुछ है ही नहीं यार, ये तो कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी कर सकता है, इसकी सोसाइटी में बदनाम है, ऐसी ऐसी चीजें। जेनेरिक सेंस में मोरालिटी शब्द इस्तेमाल होता है। बट जब हम किसी से एक्सपेक्ट करते हैं बिकॉज ऑफ देयर पोजीशन, तब हम एथिकल शब्द इस्तेमाल करते हैं ज्यादातर। इसलिए जब हमारा फिलोसॉफिकल स्कूल कहता है कि मोरालिटी क्या होगी क्या नहीं होगी, दैट शुड बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ एथिकल स्टैंडर्ड्स, दैट मीन्स कि जो हमारे सोवरेन साहब हैं, समझना आप बहुत ध्यान से समझना, जो हमारे सोवरेन है, पार्लियामेंट है जो हमारी आज के टाइम पे, जो हमारी सरकार है, लुक एट देयर जॉब, लुक एट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे हैव। उसको कंसीडर करते हुए अगर वो कुछ ऐसा कर रहे हैं जो हम कह सकते हैं कि एथिकल स्टैंडर्ड्स के खिलाफ हैं, दैट मीन्स
वो मोरालिटी के खिलाफ जा रहे हैं, बट वहीं वो कुछ ऐसा कर रहे हैं जो उनसे एक्सपेक्टेड है, जो उनकी ड्यूटी है एज टू देयर जॉब, वो ठीक कर रहे हैं, तो मोरालिटी वायलेट नहीं होगी। देखा जाए तो एक तरीके का टेस्ट क्रिएट किया जा रहा है आपके सामने, और इस टेस्ट को अप्लाई करने की कोशिश करो। कोई भी एग्जाम्पल ले लो, किसी भी लॉ का, किसी भी गवर्नमेंट ने पास किया हो, चाहे इंडिया में चाहे बाहर, उसको जज करो। Was this expected or was this the duty of this government or of this minister or of this parliament? पूछो, आपको जवाब मिलेगा। जब आप शब्द मोरालिटी इस्तेमाल करते हो, तब आप अपनी सोच पे रिलाय करते हो कि आपको क्या सही लग रहा है, क्या गलत लग रहा है। वो वेराय कर सकती है, पर जब आप एथिक्स की बात करते हो, तब आप उस इंडिविजुअल की पोजीशन और सरकमस्टांसेस पे रिलाय करके बताते हो कि वो चीज सही है या नहीं। अपनी सोच के हिसाब से नहीं, उसकी सिचुएशन और उसकी सरकमस्टांसेस के हिसाब से डिसाइड करते हो कि जो भी एक्शन है वो एथिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से है या नहीं। ये वाला डिस्टिंक्शन समझ में आ रहा है आपको मोरालिटी और एथिक्स में? यस सर। अगर नहीं आ रहा है तो बोल देना बच्चे, ठीक है? मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि नहीं आएगा एक बार में। सभी लोग बोलो, ये फर्क समझ पा रहे हो? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोरालिटी एंड एथिक्स? यस नो सर। नहीं? देखो, खुद सोचो, अप्लाई करो, अपना दिमाग चलाओ, अपनी डे टू डे लाइफ देखो कि आपने कब किसी को आपको लगा यार ये बहुत इमोरल बंदा है, और कब आपको ये लगा कि ये अनएथिकल है, दिस इज बैड, दिस इज अनएथिकल, ऐसा नहीं होना चाहिए। और उन दोनों सिचुएशन को कंपेयर करो कि जब आपने ये वाला शब्द इस्तेमाल किया था तब आप क्या सोच रहे थे, और जब आपने ये वाला शब्द इस्तेमाल किया था तब आपके दिमाग में क्या चल रहा था, आपको क्यों लगा कि वो अनएथिकल काम कर रहा है। अब मैं आपको दो सिचुएशन देता हूं, आप मुझे बताना कि आप क्या सोचोगे कि ये इमोरल है या अनएथिकल है। पहला एग्जाम्पल है कि एक थोड़ा सा क्रूर है, तो थोड़ा सा आप माइंड मत करना, बट मेरे दिमाग में कुछ और नहीं आ रहा। एक मानिए 17-18 ईयर्स ओल्ड गर्ल है, ठीक है, माइनर है, और उसका कोई फैमिली रिलेटिव है, एंड दैट फैमिली रिलेटिव इज ट्राइंग टू सेक्सुअली एक्सप्लॉइट है, उसको सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करता है अकेले, फायदा उठा के रिलेशनशिप का। क्या बोलोगे? जो एक्शन है, मानो अंकल है, ठीक है, यहाँ पे जो हमारे अंकल है, आप क्या बोलोगे? यार ये बड़ा ही, मतलब गुस्सा तो आप तो बहुत चीजें बोलोगे उसको, बट इन दोनों में अगर आपको चूज करना हो तो आप कौन सा शब्द यूज करोगे? बताइए फटाफट से। अंकल क्या कर रहे हैं यहाँ पे? और लोग, बच्चे सब बताओ एक एक करके, क्या लगता है आपको? अंकल यहाँ पे इमोरल हो रहे हैं या अनएथिकल हो रहे हैं? सर, अनएथिकल भी हो सकते हैं। अच्छा, ठीक है, और बाकी के बच्चे? सोचो, दिमाग लगाओ, आपको खुद आंसर्स मिलेंगे। ज्यादातर लोग इस सिचुएशन में ये वाला शब्द इस्तेमाल करेंगे। क्यों? क्योंकि उनका जो फोकस है वो उस अंकल के एक्शन पे है कि अंकल ने अटेम्प्ट किया टू सेक्सुअली एक्सप्लॉइट दैट माइनर गर्ल। ये जो इतना सा फैक्ट्स है ना, सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन ऑफ ए माइनर गर्ल, वो उस बंदे के दिमाग पे चढ़ गया, और उस बंदे ने अपने दिमाग के हिसाब से, उसका जो भी बैकग्राउंड है, जो भी उसकी एजुकेशन रही है, जो भी उसके एक्सपीरियंसेस रहे हैं, उसके हिसाब से तुरंत ओपिनियन बना लिया कि दिस वाज रॉन्ग, दिस वाज वेरी बैड, और उसके अंदर से आवाज आई इमोरलिटी। पर वहीं किसी व्यक्ति का फोकस सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन पे भी जाए, और साथ के साथ
अंकल और नीस के रिलेशनशिप पे भी जाए तो एक बार को उसका फोकस इस शब्द से हटके इस शब्द पे आ सकता है। जैसे एक बच्चे ने बोला कि अनएथिकल भी हो सकता है, पर अनएथिकल आप तभी बोलोगे जब आपका दिमाग किसी माइनर के सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन के साथ साथ उन दोनों के बीच के रिलेशनशिप पे भी बराबर का होगा। वहां पे आपके दिमाग में सेंस ऑफ ड्यूटी क्रिएट होगा। बीइंग अंकल आपको ये नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट योर जिम्मेदारी इज टू प्रोटेक्ट दैट गर्ल, और आप उसका जस्ट कॉन्ट्ररी कर रहे हो। तो यहां पे 99% लोग इस पे ये शब्द के साथ जाएंगे, और बहुत कम लोग जो उस चीज पे ज्यादा अंकल ने कर दिया वो इस साइड चले जाएंगे। पर यहां पे मैं आपको दूसरा एग्जांपल दूं। मानिए आपके एरिया के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, उनको ऊपर से ऑर्डर आया है कि फुटपाथ पे बहुत ज्यादा लोगों ने अपना शॉप्स आगे कर लिया है, उनको साफ करना है, मास्टर प्लान करना है, और वो सबका तोड़ते जा रहे हैं, सारे गरीबों का सबका तोड़ दिया उन्होंने। एक बहुत बड़ा सा होटल है, वो भी बाहर आ रहा है। उस होटल वाले ने उसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कुछ पैसे दे दिए और उसका नहीं तोड़ा गया, बाकी सबका तोड़ा गया। अब इस सिचुएशन में आप क्या बोलोगे? वो जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब हैं वो इमोरल है या अनएथिकल है? बताओ, जल्दी बताओ। अनएथिकल। किसी को लगता है यहाँ पे हम ये बोलेंगे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब इमोरल हो रहे हैं? करप्शन तो बहुत गलत गलत बात है, काम तो वो भी गलत कर रहे हैं, जैसे वो सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन कर रहा था वो भी गलत कर रहा है। पर यहाँ पे हमारा फोकस ज्यादा किस चीज पे है? उस व्यक्ति की पोजीशन पे कि वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है। यार, बीइंग अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आप नहीं कर सकते ऐसा। दैट्स व्हाई वी आर फोकसिंग ऑन दिस एथिकल पार्ट। और इसी बात को पकड़ते हुए हमारा जो फिलोसॉफिकल स्कूल कह रहा है ये एथिकल स्टैंडर्ड्स जो होते हैं ये ज्यादा सर्टेन होते हैं। किससे? मोरल स्टैंडर्ड से। क्योंकि मोरल स्टैंडर्ड आदमी की खुद के एक्सपीरियंसेस, खुद की नॉलेज पे डिपेंड करता है, इसलिए इसमें कम ज्यादा हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है, कॉन्ट्रडिक्शन हो सकता है। बट एथिकल स्टैंडर्ड्स ज्यादा सर्टेन है, इसलिए वो बोलते हैं कि एथिकल स्टैंडर्ड के बेसिस पे हमको क्या डेवलप करना है? हमारे मोरल स्टैंडर्ड्स। और मोरल स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे हमको क्या डेवलप करना है? हमारा लॉ। क्योंकि अगर हम डायरेक्ट इस पे जाएंगे तो सब लड़ पड़ेंगे कि मेरे को तो गलत नहीं लग रहा, मेरे को तो गलत लग रहा है। पर इस पे जाएंगे तो यहां पे भी होगा, ये ऐसा नहीं है यहां पे बिल्कुल लड़ाई नहीं होगी। पर कौन कहेगा कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का पैसे लेना ठीक था? समझ रहे हो? तो यहां पे सर्टेनिटी थोड़ी सी ज्यादा है। दैट्स व्हाई फिलोसॉफिकल एंड नेचुरल स्कूल कहते हैं कि एथिकल स्टैंडर्ड्स को आइडेंटिफाई करो, उनके बेसिस पे मोरल स्टैंडर्ड्स को डेवलप करो। मोरल स्टैंडर्ड्स कौन बनेंगे? वही एथिकल स्टैंडर्ड जिस पे ज्यादा से ज्यादा लोग एग्री हो रहे हैं, वो बन जाएंगे मोरल स्टैंडर्ड्स। और वो ही मोरल स्टैंडर्ड्स किसका बेस बनेंगे? लॉ, जिसको हमारा सोवरेन रिकॉग्नाइज करेगा। क्लियर है बच्चे? समझ में आ रही है ये वाली बात? यस यस सर। सर। अब देखा, एक तरीके का सॉल्यूशन ढूंढ लिया जो हिस्टोरिकल स्कूल फुल फेल हो गया था ढूंढने में, कैसे डिस्प्यूट को करेंगे। गुड और बैड तो बहुत सब्जेक्टिव है। अगर डायरेक्ट यहां चले जाएंगे तो गुड है, एक कहेगा ये तो गुड है, एक कहेगा बैड है, एक कहेगा मैं तो न्यूट्रल हूं, कांट से। पर आप यहां जाओगे तो 99% में आपको पता चल जाएगा क्या गुड है क्या बैड है। यहां जाओ, फिर यहां से यहां जाओ, फिर यहां से यहां जाओ, लंबा रूट लो। क्लियर है बच्चे? ये वाली स्लाइड समझ में आ गई? यस सर। ठीक है। तो नेचुरल एंड फिलोसॉफिकल स्कूल में क्या करना है? आपको समझना है मोरालिटी और लॉ का रिलेशनशिप। मोरालिटी से आती है लॉ, लॉ से आता है मोरालिटी, और मोरालिटी को डेवलप करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एथिकल स्टैंडर्ड्स बनाने पड़ेंगे, और वही एथिकल स्टैंडर्ड्स बेसिस बनेंगे मोरल स्टैंडर्ड्स का, जो आगे जाके लॉ के तौर पे सोवरेन को रिकॉग्नाइज करने ही पड़ेंगे। ठीक है, ये बात हो गई। अब आते हैं अगली बात पे। हमारा जो नेचुरल लॉ स्कूल है वो यूनिक क्यों है?
देखो, ऑस्टिन का कहना था जो सोवरिन चाहता है वो लॉ होता है। अब सोवरिन तो हर जगह का अलग अलग होता है, क्योंकि अभी हमारा वो लेवल तो आया नहीं कि इंटरनेशनल लेवल पे कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो जो बाकी की कंट्रीज को डिक्टेट करे कि तुमको क्या करना है। ऐसा तो सिचुएशन है नहीं। तो अभी देखा जाए तो छोटे छोटे लेवल पे सुप्रीम गवर्नमेंट्स है, तो वही सोवरिन है। तो हर जगह का, हर एरिया का, हर क्षेत्र का, हर कंट्री का लॉ अलग होगा ऑस्टिन के हिसाब से। हिस्टोरिकल स्कूल का भी यही कहानी है। वो कहते हैं सोसाइटी से कस्टम आता है, कस्टम से लॉ आता है। तो हर एक सोसाइटी अलग है, कल्चर अलग है, तो कस्टम अलग होगा, कस्टम अलग होगा तो लॉ अलग होगा। सोशियोलॉजी स्कूल तो मानना ही है कि हर सोसाइटी ही अलग है और उस सोसाइटी में ही डेवलप होता है लॉ, तो उसका भी लॉ अलग होगा हर एक सोसाइटी में। प्योर थ्योरी ऑफ लॉ, वो तो इतनी प्योरिटी पे चली गई, पर उसने बात वही कही कि पॉपुलर जो विल है वो ही बेसिस बनेगा लॉ का, और पॉपुलर विल हर जगह पे अलग होगी लोगों की। पर ये एक अकेला ऐसा स्कूल है, नेचुरल लॉ स्कूल और फिलोसॉफिकल लॉ स्कूल, ये अकेला एक ऐसा लॉ है जो फोकस करता है लॉस पे और उनको बताता है ऐसे लॉज जो यूनिवर्सल एप्लीकेशन के, मतलब ऐसे कानून जो हर जगह, हर सोसाइटी में, हर सोवरिन के द्वारा, हर देश में, हर एक कोने कोने में जिनको एक्सेप्ट किया जाएगा और जो एप्लीकेबल होंगे। डजंट मैटर कि उस जगह का कल्चर अलग है, डजंट मैटर उस जगह का पॉलिटिकल सिस्टम। लॉज ऑफ यूनिवर्सल एप्लीकेशन। क्या ऐसे लॉज बनाना पॉसिबल है? आर देयर एनी लॉज? ऐसा कोई लॉ है जिसका आप एग्जांपल दे सकते हो आज के समय पे जिसकी यूनिवर्सल एप्लीकेशन हो? सोचो, दिमाग लगाओ आप। सर मर्डर। मर्डर, वेरी गुड। ऐसा कोई भी देश नहीं है जहां पे एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति की हत्या करना क्राइम ना हो। ये हो सकता है कहीं पे 10 साल है, कहीं पे 50 साल है, कहीं पे फांसी है। लॉ अलग हो सकता है, रिक्वायरमेंट्स अलग हो सकती हैं, डिटेल्स अलग हो सकती हैं, बट ये बात तो सच है कि मर्डर इज अ क्राइम। रेप, थेफ्ट, किडनैपिंग, फ्रॉड, not complying with the terms of the contract, मतलब violation of the contract, marriage, divorce, adoption, क्या है ये? इंडियन लॉज है, अमेरिकन लॉज है, चाइनीज लॉज है? प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, किस देश में कितनी है प्रैक्टिकली बिल्कुल अलग अलग हो सकती है, और कानून तो होगा। समझ पा रहे हो इस बात को? यस हमारा सर। जो नेचुरल और फिलोसॉफिकल स्कूल है वो ये कह रहा है जो लॉज होते हैं ना वो हमेशा यूनिवर्सल एप्लीकेशन के होते हैं। मतलब किसी भी कोने में चले जाओ वो उनको अप्लाई किया जा सकता है। हाँ, ये हो सकता है कि उसमें थोड़े बहुत ऊपर नीचे बदलाव करने पड़े, छोटे मोटे, पर उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जो कानून है वो सब जगह समान तरीके से अप्लाई होगा, और जो सब जगह पे समान तरीके से अप्लाई होगा सच में माने तो वही कानून है। बाकी सब तो बस रूल्स बाई रूल्स रेगुलेशंस हैं, उनको बोल कुछ भी लो पर वो हैं वही। ये बात मैंने पहले भी बता दी। नेचुरल लॉ स्कूल और फिलोसॉफिकल लॉ स्कूल के लिए, जैसा कि हिस्टोरिकल स्कूल का भी मानना था, सोशियोलॉजिकल स्कूल का भी मानना था, प्योर थ्योरी ऑफ लॉ का भी मानना था कि ये जरूरी नहीं है कि कोई लॉ लॉ तभी बने जब उसको पार्लियामेंट पास कर दे या राजा डिक्लेयर कर दे। ऑस्टिन क्या कहता था? कोई लॉ लॉ तभी बनता है जब राजा डिक्लेयर कर दे, विल ऑफ द सोवरेन। पर ये बाकी के सारे स्कूलों का मानना है ऐसा जरूरी नहीं। हाँ, एक वो तरीका हो सकता है लॉ बनाने का, राजा रिकॉग्नाइज कर दे, बट अगर कोई चीज है, इस स्कूल का स्पेसिफिकली ये कहना है, अगर कोई चीज है, कोई एक्शन है जिसको सोसाइटी मानती है कि वो
मोरल है या फिर इमोरल है, दैट इज सफिशिएंट। दोनों ही सिचुएशन में वो लॉ माना जाएगा। डजंट मैटर उसके ऊपर कानून बना है या फिर नहीं बना है। ड्रिंकिंग का एग्जाम्पल ले लो, अगर हम फिलोसफिकल स्कूलों की माने और अगर सोसाइटी एग्री करती है ऑन द बेसिस ऑफ एथिकल स्टैंडर्ड्स कि ड्रिंकिंग करना इमोरल है, और भले ही उस देश ने, उस कानून ने कोई ऐसा स्टैट्यूट पास ना किया हो जिसमें ड्रिंकिंग को प्रोहिबिट किया हो, तब भी क्योंकि वो इमोरल है सोसाइटी के द्वारा, वो इलीगल भी होगी ऑटोमेटिकली, क्योंकि मोरल इज इक्वल टू लॉ एज पर हमारा फिलोसफिकल एंड नेचुरल लॉ स्कूल। उसको नहीं जरूरत कि राजा डिक्लेयर करे। राजा डिक्लेयर करता है तो वेल एंड गुड, नहीं करता है तो भी कोई बात नहीं। लॉ इज लॉ। जैसे ही मोरालिटी की कंफर्मेशन आ गई, खत्म बात। हर चीज जो मोरल है वो लीगल है, हर चीज जो इमोरल है वो इलीगल है। राजा कुछ करे ना करे, राजा का हर एक कानून जो मोरल है वो बिल्कुल कानून है, बिल्कुल सही कानून है, और राजा का हर एक कानून जो इमोरल है वो तो कह रहा है कानून है पर वो इमोरल है, इनके लिए वो कानून ही नहीं है। वॉइड एब इनिशियो, शुरू से ही खराब, शुरू से ही गलत। इसलिए ऑफिशियल इनेक्टमेंट जरूरी नहीं है। पार्लियामेंट कानून बनाए तभी वो कानून बनेगा, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। क्लियर है बच्चे? ये स्टेटमेंट समझ में आ गया? यस सर। ठीक है। अगला, ये सबसे महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है, इसे बहुत ध्यान से सुनना। लॉ और लॉज आर बेस्ड ऑन रीजन, इस शब्द को गांठ मान लो। रीजन, लॉज आर बेस्ड ऑन रीजन। अब रीजन का मतलब क्या होता है, ये सोचने वाली बात है। अब रीजन का एक नॉर्मल सा मतलब तो होता है कि किसी भी चीज की वजह, कि ऐसा तुमने क्यों किया, व्हाट वाज द रीजन फॉर डूइंग दिस। एक तो ये हो गया, वो अलग सेंस नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे रीजन का मतलब है हमारा दिमाग, हमारी सोचने की क्षमता, हमारी समझने की क्षमता, हमारी इंटेलेक्चुअल फैकल्टीज, उसको भी रीजन बोलते हैं। बोलते हैं ना शब्द आपने, यार बी रीजनेबल, रीजनेबल रहे ना थोड़ा, क्यों बिल्कुल ही बेईमानी पे उतर आया है, तूने उस दिन भी मेरे से 500 रुपए ले लिए थे, आज भी उधार मांग रहा है। बी रीजनेबल, मैं कहां से लाऊंगा इतना पैसा। रीजनेबल मतलब क्या, सोचना यार, कर क्या रहा है, अपना दिमाग यूज कर। यहां पे जो हमारा फिलोसफिकल और नेचुरल लॉ स्कूल है वो ये कह रहा है कि जो लॉ है वो रीजन पे बेस्ड है। ध्यान से सुनना, कहीं पे भी खोना मत। सर में दर्द होने लगे तो कोई बात नहीं है, होने दो, पर एक एक स्टेप को समझो। ये एक ऐसा स्कूल है जो सदियों से डेवलप हो रहा है, ठीक है। ध्यान से देखो मैं जो लिख रहा हूं, मोरालिटी इक्वल टू लॉ, इस बात में सबने एग्री कर लिया था अभी तक। मोरालिटी का मैंने क्या बताया, कहां से आ रही है, एथिकल स्टैंडर्ड से। यहां तक कहानी सबको क्लियर हो गई थी। अब कहानी में एक और स्टेप जुड़ गया है, और वो स्टेप ये है कि एथिकल स्टैंडर्ड कहां से आ रहे हैं, रीजन से। जब आपने एक सेकंड में बोल दिया कि वो जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है जिसने पैसे ले लिए कि उसके होटल वाले की बिल्डिंग ना टूटे, वो अनएथिकल था, आपने ये कैसे डिसाइड किया? आपने सोचा, आपने देखा उसकी पोजीशन, उसकी सर्कमस्टांसेस, इनजस्टिस जो बाकी लोगों के साथ हुआ। आपने जब ये सारी चीजें सोची तो आपने क्या इस्तेमाल किया, अपना रीजन, सोचने की क्षमता, अपनी मेंटल फैकल्टीज,
और जब आपके दिमाग ने आपको जवाब दिया ये तो गलत है, आपने एथिकल स्टैंडर्ड्स को अप्लाई करके बोला ये गलत है, और उससे आपको पता चला कि वो जो एक्शन था वो इमोरल था, और क्योंकि वो इमोरल था इसलिए वो इलीगल था। अब कितने बच्चे हैं जो अभी भी मेरे साथ हैं, और कितने बच्चे हैं जो थोड़ा सा बेहोशी की हालत में लग रहे हैं? समझ में आया ये वाली बात? यस सर। लॉजिक समझ पा रहे हो? सभी लोग बोलो एक बार कॉन्फिडेंटली, समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है। रीजन से क्या निकले? एथिकल स्टैंडर्ड। एथिकल स्टैंडर्ड से निकली मोरालिटी या फिर इमोरालिटी, और उससे डिसाइड होता है कि क्या लॉ है क्या लॉ नहीं। बस एट द बॉटम इज द रीजन, आपकी सोचने की समझने की क्षमता, जो हर एक जीव में नहीं होती। ह्यूमन बींग्स को माना जाता है कि ह्यूमन बींग्स में खास क्या है। अच्छा, आपसे मैं पूछूं, आपने जितने भी आज तक लिविंग एंटिटीज देखे हैं, जानवर देखे हैं, पक्षी देखे हैं, जो भी देखा है, उसमें से आपको क्या लगता है ह्यूमन बींग्स के पास क्या है जो उनको खास बनाता है? पक्षी उड़ सकते हैं, चीता तेज दौड़ सकता है, शेर जंगल का राजा बन बैठा है, डायनासोर, और डायनासोर नहीं, ड्रैगन, वो मुंह से आग छोड़ लेता है, जादू के यहाँ पे लाइट भी जलती थी। हमारे पास क्या है? एक चीज। क्या आंसर होगा बच्चे? समझने और बोलने की। समझने की, सोचने की क्षमता। बोलने की, कम्युनिकेशन बहुत लोग करते हैं, ये जीव भी करते हैं, मतलब जरूरी नहीं है कि हमारी तरह से बोले, बट दे हैव देयर ओन वेज ऑफ कम्युनिकेटिंग विद वन अनदर। तो हाँ, हमारा बेटर है कम्युनिकेशन, बट वो फैकल्टीज उनके पास भी है। पर सोचने समझने की खाली हमारे पास क्षमता नहीं है, हमारी जो क्षमता है वो सबसे ज्यादा है। दैट इज द रीजन कि हम लोग आज जो भी कर रहे हैं अच्छा बुरा कर पा रहे हैं। ठीक है, उसी रीजन वाले चीज का मैंने एक्सप्लेनेशन इस स्लाइड में लिखा है। इसमें बोला गया है ह्यूमंस, ह्यूमंस मतलब आप जैसे लोग, मेरे जैसे लोग, और इमेजिन करता हूं कि सभी ह्यूमंस हैं यहाँ पे। ठीक है, ह्यूमंस पोजेस इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक मतलब ये आध्यात्मिक है, ये मतलब ऐसा नहीं है कि अब आप लौशाला की क्लासेस लोगे तभी आप में रीजन आएगा, आप पैदा हुए थे तभी था। इंट्रिंसिक वैल्यू है, और वो जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो अलाउ करती है हर एक ह्यूमन को, किस किस का? सोचने की क्षमता देती है, रीजनिंग की, और डिसाइड करने की। क्यों सोचते हो आप? आपका दोस्त आके बोलता है यार तू ये करने जा रहा है, सोच ले एक बार। क्यों सोच रहे हो? टाइम पास के लिए? नहीं। क्या पर्पस है सोचने का? कि आप डिसाइड कर पाओ। हर एक ह्यूमन में ये इंट्रिंसिक वैल्यू है कि वो सोच सकता है, और उस सोच के बल पे किसी चीज को डिसाइड कर सकता है। और ये जो जजमेंट होता है, डिसीजन होता है, इससे क्या प्रोड्यूस होता है बच्चे? एथिकल स्टैंडर्ड। सोचने समझने की क्षमता हमको अलाउ करती है हम किसी चीज को डिसाइड कर पाए। और उस जैसे मानो जब हम लोगों ने एडवर्टीजमेंट निकाला होगा कि पेड बैचेस आ रहे हैं, आपने पहली बार एड देखा होगा, उस एड ने आपकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू है, जो आपकी कैपेबिलिटी है किसकी? सोचने की, उसको एक्टिवेट किया होगा। और आपने सोचा होगा अच्छा ये पेड क्लास है, पर यहाँ तो पैसे भी देने पड़ेंगे, टाइमिंग कितना है, मेरे लिए कितना यूजफुल होगा। आपने सारी चीजें सोची, और आप जैसे कई लोगों ने सोची होंगी। फिर उस सोचने के बाद, हर एक चीज समझने के बाद आप डिसीजन पर पहुंचे। आप सारे पहुंचे कि हमको लेना है, बाकी हो सकता है कि कई सारे लोग पहुंचे हों कि हमको नहीं लेना है। तो आपने सोचा क्यों? क्योंकि आप जजमेंट पे पहुंच सके। यही खेल है जो आदमी के दिमाग के अंदर चलता है, और जैसे ही जजमेंट आता है वैसे ही आदमी के दिमाग की बाहर की चीजें शुरू हो जाती हैं। एथिकल स्टैंडर्ड से मोरालिटी आती है, मोरालिटी से लॉ आता है। क्लियर है बच्चे?
अभी तक सब समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, अभी बस खत्म होने वाला है, ज्यादा बोर ना हो, थोड़ा सा बस। ये वही बात है, और ये स्टेटमेंट आप लिख सकते हो, अच्छी लिखती है। इस स्कूल का मानना है कि लॉ हमेशा जस्ट होगा, जस्ट मतलब यहाँ पे जस्टिस है, फेयर होगा और रीजनेबल होगा। हम इतनी बार इस्तेमाल करते हैं ना, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोल देता है, B.R. अम्बेडकर भी बहुत बोलते थे इस शब्द को, जजमेंट्स में, हर दूसरे जजमेंट्स में ये शब्द लिखा आ जाएगा। ये एक्चुअली हमारे इस स्कूल की देन है। और ये बोलते हैं कि कानून जो है उनको जस्ट, फेयर और रीजनेबल होना चाहिए। फर्क है, जब आप सब लोग जानते हैं मेनका गांधी जजमेंट को, किसी ने पढ़ी है मेनका गांधी जजमेंट? मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, वो पासपोर्ट वाला केस पढ़ा है किसी ने? आर्टिकल 21 के ऊपर। यस सर। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार बोला कि जो प्रोसीजर है जिसके थ्रू आप किसी की लाइफ और लिबर्टी छीनते हो आर्टिकल 21 में, दैट प्रोसीजर हैज टू बी just, fair and reasonable. That procedure has to be just, fair and reasonable. वही सेंस में हमारा ये स्कूल कहता है जो लॉज हैं वो जस्ट, फेयर और रीजनेबल होने चाहिए। और जो भी लॉज, सो कॉल्ड नकली लॉज, जो भी लॉज जस्ट, फेयर और रीजनेबल नहीं है वो लॉज ही नहीं। जैसे कि मेनका गांधी में जजेस ने कहा जो भी प्रोसीजर जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल नहीं है वो वैलिड प्रोसीजर ही नहीं। एक होता है, देखो दो बातों में फर्क समझो। मेरा कहना ये कानून, ये लॉ अच्छा है, ये कानून, ये लॉ खराब है, जब मैं ये स्टेटमेंट दे रहा हूं, क्या मैं बात मान रहा हूं हमारे फिलोसॉफिकल और नेचुरल लॉ स्कूल की? क्या ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है नेचुरल लॉ स्कूल के हिसाब से कि ये कानून खराब है, ये कानून अच्छा है? ठीक है ये स्टेटमेंट? एक और स्टेटमेंट बोलता हूं फिर बताना। अब मैं ये कह रहा हूं ये अच्छा है इसलिए ये कानून है, ये खराब है इसलिए ये कानून नहीं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, पहली वाली स्टेटमेंट, ये अच्छा कानून है, ये खराब कानून। कानून दोनों है, ये अच्छा है, ये खराब। अब मैं क्या बोल रहा हूं, ये अच्छा है इसलिए कानून है, ये खराब है इसलिए कानून नहीं है। यहां पे दोनों कानून नहीं है, खाली पहले वाला कानून है क्योंकि वो अच्छा है। दोनों में से कौन सी वाली स्टेटमेंट इस स्कूल की है? सर सेकंड सर ये वाली। हाँ, सर ये सेकंड वाली। अच्छा है इसीलिए कानून है। और पहली वाली स्टेटमेंट, ये अच्छा कानून है, ये बुरा कानून है, वो कौन से स्कूल की है? एनालिटिकल। बहुत अच्छा, वेरी गुड। एनालिटिकल, उसको फर्क नहीं पड़ता, विल ऑफ द सोवरेन इज लॉ। अब वो अच्छी भी हो सकती है, खराब भी हो सकती है, आपकी किस्मत। ठीक है, ये वही वाली बात मैं बता चुका हूं, नॉट ऑल डिक्लेरेशंस ऑफ सोवरेन आर लॉ। हर एक बात जो सोवरेन कहता है वो कानून नहीं होती। जैसे ऑस्टिन कहते थे कि हर एक विल ऑफ द सोवरेन जिसमें सैंक्शन है वो कानून है, ये कह रहा नहीं। वही विल ऑफ द सोवरेन जो मोरल है, जो एथिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से है, केवल वही कानून है, बाकी के कानून नहीं है, वो फालतू की एक्सरसाइज है। ठीक है, द एंड पर्पस ऑफ ऑल लॉज इज टू सर्व जस्टिस। आखिरी में ये थोड़े जो मॉडर्न ऑथर्स आए हैं ना, जिनको हम आखिरी में पढ़ेंगे, जॉन लॉक, ये उनकी देन है। उनका कहना था जितने भी ये कानून बन रहे हैं, मोरालिटी की बात हो रही है, एथिकल स्टैंडर्ड्स की बात हो रही है, सबका एम यही है। क्या है एम? जस्टिस। जस्टिस मतलब न्याय।
तो कहानी कहां से शुरू हुई है? शुरुआत होती है हमारी रीजन से। रीजन से निकलता है जजमेंट, जजमेंट से निकलते हैं एथिकल स्टैंडर्ड। लिख लेना बच्चे नोट्स में, ठीक है? एथिकल स्टैंडर्ड से निकलते हैं मोरल स्टैंडर्ड्स, मोरल स्टैंडर्ड से निकलता है लॉ, और लॉ का काम है जस्टिस सर्व करना। इतना लंबा सफर तय कर लिया हमने आज 1-1.25 घंटे में। ये लिख लिया आप सभी लोगों ने फटाफट से? यस सर। हटा दूं, खत्म कर दूं? चलिए, इस स्टेटमेंट में ये लिखा हुआ है कि लॉज प्रोवाइड फॉर द मैनर और इक्विपमेंट्स विद विच जस्टिस इज टू बी सर्व्ड। लॉ केवल, जो हमारा ये वाला स्टेप था ना, जो लॉ से हम जस्टिस में पहुंचे थे, और लॉ से पहले क्या था? मोरल स्टैंडर्ड्स। ये जो लॉ है ना, ये जो बीच में है, इसका अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं है। ये बस एक टूल है, एक बस इंस्ट्रूमेंट है, एक तरीका है जिससे हम ये अचीव कर सकते हैं। लॉ कुछ भी नहीं है, बस एक तरीका है जस्टिस को अचीव करने का। मतलब सही में जो रियल स्टेप्स हैं, जिनकी वैल्यू है, वो है रीजनिंग, वो है जजमेंट, वो है एथिकल स्टैंडर्ड, वो है मोरल स्टैंडर्ड। ये जो लॉ है, ये बस एक टूल है, जैसे हमारा स्क्रू ड्राइवर होता है ना, बस एक टूल है जिससे मोरल स्टैंडर्ड्स के जरिए जस्टिस को सर्व किया जा सके। ये टूल है मोरल स्टैंडर्ड्स के हाथ में जस्टिस को अचीव करने का। बस अपने आप में लॉ की कोई वैल्यू नहीं। वैल्यू किसकी है? मोरल स्टैंडर्ड्स की। लॉ बस एक तरीका है जस्टिस को पाने का। ये बात समझ पा रहे हो? यस सर। यस सर। सभी लोग समझ गए बच्चे? हाँ, अब जल्दी से क्विकली ऑथर्स को देख लेते हैं और खत्म करते हैं आज का लेक्चर। 10 मिनट और लूंगा, ठीक है? सबसे पहले देखते हैं एंशिएंट पीरियड, जहां से शुरुआत हुई डिस्कशन की। सबसे पहले आते हैं सोक्रेट्स, हिंदी में मिलते हैं इनको सुकरात। सबने सुना होगा इनके बारे में। इनका जो मेन था वो था अपील ऑफ द इनसाइट। इनसाइट मतलब आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपके अंतर मन में क्या चल रहा है, वही कानून है। सबसे आसान, उन्होंने कहा कानून जानना है तो आप बाहर मत देखो, आप स्टैच्यूट मत खरीदो यूनिवर्सल का, अपने अंदर झांको और समझो कि क्या सही है क्या गलत है, और अंदर से जो अंदर आत्मा आपकी बोल रही है कि ये सही है, वही कानून, जो नहीं है वो नहीं है। तो क्या देखना है? अपील ऑफ द इनसाइट, जो आपकी अंदर आत्मा की अपील है उसको सुनो, वही कानून है। आसान था उस समय पे, बहुत कम लोग होते थे, इतनी बड़ी देश नहीं होते थे, सिटी स्टेट का कॉन्सेप्ट होता था, हजार लोगों के देश होते थे, ठीक है? फिर आए एरिस्टोटल, इनके शिष्य। इन्होंने किस बात पे एम्फेसाइज किया? रीजनिंग एबिलिटी पे। किसमें? दिमाग पे। उन्होंने बोला मेंस रीजनिंग एबिलिटी इज पार्ट ऑफ द नेचर। ये जो सोचने की क्षमता है, ये भगवान ने हमको दी है, नेचर की तरफ से आई है, और जो कानून है एंड द लॉ क्रिएटेड विद इट, विद द यूज ऑफ इट रेंडर जस्टिस। मतलब एरिस्टोटल ने एक स्टेटमेंट कही, हर एक वो कानून जो रीजनिंग का इस्तेमाल करके बनेगा, वो हमेशा जस्टिस सर्व करेगा। हमेशा जब भी आप अपना रीजनिंग का इस्तेमाल करोगे, आप जस्टिस ही सर्व करोगे। और जब भी आपकी रीजनिंग को बाकी की कंसीडरेशन टेक ओवर कर लेंगी, जैसे सेल्फिश इंटरेस्ट, ग्रीड, हेट, इलविल, मेलाइस, जब ऐसी चीजें आपकी रीजनिंग एबिलिटी को पंचर कर देंगी, तब आप इनजस्टिस की तरफ बढ़ोगे। बट आप जब भी रीजनिंग कैपेबिलिटी को इन देयर ट्रू फॉर्म, जैसा भगवान ने आपको दिया है, हर एक व्यक्ति को दिया है, उसको इस्तेमाल करोगे, तो आप ऐसा ही कानून बनाओगे जो जस्टिस की तरफ लीड करेगा। ये एरिस्टोटल का मानना था, ठीक है? एरिस्टोटल ने किस पे एम्फसाइज किया?
रीजनिंग एबिलिटी पे, सोक्रेट्स ने किस पे एम्फेसाइज किया, अंदर आत्मा पे। बात दोनों वही है, पर दोनों का एक्सप्रेस करने का तरीका अलग। ये बच्चे हमारा एंशिएंट पीरियड था। फिर आया मेडाइवल पीरियड। मेडाइवल पीरियड में एक ये व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, थॉमस एक्विनास। आप सभी को पता है, आपने थोड़ी भी हिस्ट्री पढ़ी है कि जो मेडाइवल पीरियड था, देखो बहुत बड़े बड़े धर्म बहुत ज्यादा पीक पे थे इस टाइम पे। इस्लाम आया 7th सेंचुरी के अराउंड में, और फिर उसके बाद क्रिश्चियनिटी ने भी अपना फाइट किया। तो काफी एक ऐसा टाइम माना जाता है जहां पे रिलीजन की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस थी। तो जो हमारे थॉमस एक्विनास, आई थिंक उनका जो राइटिंग है वो 12th सेंचुरी के आसपास की है। इन्होंने बोला कि जो हमारा चर्च है, चर्च आप सभी लोग समझते होंगे, जो हमारा चर्च है उसके पास डिवाइन ऑथोरिटी है। डिवाइन ऑथोरिटी मतलब भगवान ने ऑथोरिटी दी है चर्च को ये बताने की कि क्या कानून है, इंटरप्रेट लॉ करने की। आप समझना, आपको थोड़ा सा अटपटा लगेगा क्योंकि अभी तक फिलोसॉफिकल नेचुरल लॉ स्कूल क्या कह रहे थे कि मोरल स्टैंडर्ड्स जो है वो डिटरमाइन करते हैं लॉ को, और लॉ सर्व करता है जस्टिस। पर यहां पे थॉमस एक्विनास भी यही बात कह रहे हैं, पर वो एक इंस्टीट्यूशन को रेफर कर रहे हैं, चर्च को, और बोल रहे हैं कि ये जो चर्च है उसके पास डिवाइन ऑथोरिटी है कि वो डिसाइड करे कि क्या मोरल स्टैंडर्ड्स रहेंगे जिनके बेसिस पे लॉ बनेगा। कहने का मतलब है चर्च को एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मोरल स्टैंडर्ड्स थॉमस एक्विनास ने उनको किया। उन्होंने, जो हम मान के चल रहे थे कि मोरल स्टैंडर्ड्स कहां से आ रहे हैं, आपकी रीजनिंग कैपेबिलिटी से आ रहे हैं। याद करो, सोक्रेट्स ने क्या कहा एरिस्टोटल की, अपनी अंदर आत्मा सुनो। एरिस्टोटल ने कहा अपने दिमाग को यूज करो। ये क्या कह रहे हैं, नहीं आप कुछ मत करो, चर्च करेगा। चर्च को पावर दी है भगवान ने, और वो आपको बताएगा क्या सही है क्या गलत है। कनेक्ट करो, अपने रिलीजन से कनेक्ट करो, अपने पेरेंट्स की बातों से कनेक्ट करो, पंडितों की बातों से कनेक्ट करो। वो कभी भी आपको इसलिए प्रेरित नहीं करते कि आप अपना दिमाग चलाओ जैसे एरिस्टोटल कहते हैं, या अपनी अंदर आत्मा को सुनो कि क्या सही लग रहा है तुम्हें, जैसे कि सोक्रेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, जो लिखा है या जो परंपराएं हैं या जो मान्यताएं हैं उनके हिसाब से चलो, क्योंकि डिवाइन ऑथोरिटी भगवान ने उनको बताया है और वो हमको बताएंगे कि क्या मोरल है क्या इमोरल। ये कहां से सोच आती है, थॉमस एक्विनास। ये बात समझ में आ गई? यस सर। और थॉमस एक्विनास को चिढ़ाने के लिए बहुत जल्दी ही एक और व्यक्ति आ गया, और इसी टाइम पे आ गया। उन्होंने, उनका नाम था ह्यूगो ग्रोटियस, थोड़ा सा लेट आया, और इन्होंने बोला, ह्यूगो साहब ने बहुत क्लियरली बोल दिया, इन्होंने कहा लॉ को और धर्म को, थियोलॉजी को अलग करना होगा। धर्म जो कहता है वो जरूरी नहीं है कि वो मोरल हो, और वो जरूरी नहीं है कि वो लॉ हो। ठीक है, तो ह्यूगो ने बोला कि धर्म का और लॉ का कोई सीधे तौर पे संबंध नहीं है, और उन्होंने लॉ को, जो धर्म के लोगों के कंट्रोल में आ गया था, उसको वहां से निकाल के फिलॉसफी का सब्जेक्ट मैटर बना दिया और लॉयर्स का सब्जेक्ट मैटर बना दिया। मतलब एक उसको महानता जो दे दी गई थी, कानून एक बहुत महान चीज है जो भगवान बनाता है, भगवान बनाएगा लॉ, उस सब आइडिया से हटा दिया और एक आम लोगों के हाथ में दे दिया कि सोचो समझो, इसको अप्लाई करो, पॉलिटिकल साइंटिस्ट बनो, लीगल साइंटिस्ट बनो, लॉयर्स बनो, जजेस बनो, और ये जो लोग कह रहे हैं वो कानून होगा। इन सारी चीजों में क्या होगा, सब लोग क्या यूज करेंगे, अपनी रीजनिंग कैपेबिलिटी। उस रीजनिंग कैपेबिलिटी की वजह से क्या बनेगा, एथिकल स्टैंडर्ड, जो आगे जाके मोरल स्टैंडर्ड्स बनेंगे, और फाइनली लॉ निकल के आएगा। तो जो घुस गया था रिलीजन इस एरिया में, लॉ के एरिया में, थॉमस एक्विनास की राइटिंग की वजह से, उसको वापस खींच के लाए कौन, ह्यूगो ग्रोटियस। क्लियर है बच्चे यहां तक? यस सर। फाइनली आ जाओ मॉडर्न थॉट्स पे। हमारे ऑथर, बहुत बड़े ऑथर, बहुत माने हुए ऑथर रहे हैं, जॉन लॉक। जॉन लॉक ने एक थ्योरी है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। इसके फादर तो नहीं थे, इसको बनाया नहीं था, आई थिंक वो थॉमस हॉब्स ने बनाया था। जॉन लॉक ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को बहुत आगे डेवलप किया, डिटेल में डेवलप किया, और इन्होंने बोला सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी क्या है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ये है, इनका मानना था कि कोई भी सरकार
कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी पॉलिटिकल एंटिटी कैसे एग्जिस्टेंस में आती है, जो वो उस सोसाइटी के जितने भी लोग हैं वो एक एग्रीमेंट करते हैं, वो एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, किसके साथ? सरकार के साथ। उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा होता है कि आप, मतलब सरकार, आप हमारे ऊपर रूल करो, आप हमारे ऊपर रूल करो, हमको प्रोटेक्ट करो, हमारा ख्याल रखो। उसके बदले में हम आपको ये प्रॉमिस करते हैं कि आपकी जो भी ऑर्डर्स होंगे, जो भी जरूरी होगा वो करेंगे। देखो हर एक गवर्नमेंट देखो, हर एक पॉलिटिकल सिस्टम देखो, इसी कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंड है। हमारा कॉन्ट्रैक्ट है हमारी पार्लियामेंट से कि वो हमारा ध्यान रखेगी और उसके बदले में हम जो पार्लियामेंट की बातें हैं, जो उसके कानून है, उसको मानेंगे। ठीक है, तो यही है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। इसके अंदर जॉन लॉक का कहना है जो हमारी स्टेट है, स्टेट मतलब हमारी जो सरकार है, उसका एक ही काम है। उसका क्या काम है? हमारे नेचुरल राइट्स को प्रोटेक्ट करना। ध्यान से सुनना, नेचुरल राइट्स। और नेचुरल राइट्स क्या होंगे किस व्यक्ति के, वो कौन बताएगा? कैसे पता चलेगा? भगवान बताएंगे थॉमस एक्विनाइस के हिसाब से? नहीं, आपकी रीजनिंग बताएगी, आपके एथिकल स्टैंडर्ड्स बताएंगे, आपके मोरल स्टैंडर्ड्स बताएंगे, और फाइनली आपका लॉ बताएगा कि आपके नेचुरल राइट्स क्या है। मानो राइट टू प्रॉपर्टी के एग्जांपल ले लो, क्योंकि इन्होंने उसके ऊपर बहुत लिखा हुआ है। राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी मेरा नेचुरल राइट है या नहीं? नेचुरल राइट मतलब एज ए ह्यूमन बीइंग मेरा वो अधिकार है या नहीं? तो अब कैसे पता चलेगा? आप अपना दिमाग इस्तेमाल करो, सोचो समझो क्यों होना चाहिए, उसका दिमाग लगा के रीजनिंग यूज करके जजमेंट पे पहुंचो। जो भी जजमेंट ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचेंगे, उससे एथिकल स्टैंडर्ड डेवलप होंगे, उससे मोरल स्टैंडर्ड डेवलप होंगे, उससे फाइनली लॉ डेवलप होगा, और आपको पता चल जाएगा कि आपके नेचुरल राइट्स के एक्सटेंट क्या है। और आपको एक बार वो पता चल गया नेचुरल राइट्स के एक्सटेंट क्या है, उन्हीं को प्रोटेक्ट करना हमारे स्टेट की जिम्मेदारी है। जैसे हमारे इंडिया में खुद एग्जाम्पल ले लो, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब अडॉप्ट हुआ, आप सभी को पता होगा कि राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू ओन एंड एक्वायर प्रॉपर्टी वाज अ फंडामेंटल राइट। ये एक फंडामेंटल राइट होता था आर्टिकल 19(1)(f) के अंदर। पर एक ही साल बाद, आई थिंक इट वाज अराउंड 1951, उसको हटा दिया गया। इट वाज नो लॉन्गर अ फंडामेंटल राइट। कोई चीज फंडामेंटल राइट है या नहीं, वो कैसे पता चला? रीजनिंग से, एथिकल स्टैंडर्ड से, मोरल स्टैंडर्ड से, लॉ से। और उसमें बदलाव भी आया, एक साल में ही आ गया और चीजें पलट गई। तो एक बार आप इस डिसीजन पे पहुंचो कि नेचुरल राइट्स क्या है, उसको प्रोटेक्ट करना स्टेट की जिम्मेदारी है। ये है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, जिसके बेसिस में क्या है? रीजनिंग। भगवान नहीं बताएगा कि मेरे नेचुरल राइट्स क्या है। देखो अपने आप में एक वो है, नेचुरल राइट्स का मतलब क्या? वो राइट जो भगवान ने मुझे दिए हैं, क्योंकि मैं इंसान की तरह पैदा हुआ हूं, ह्यूमन बीइंग की तरह पैदा हुआ हूं। पर वो नहीं बताएगा कि क्या है मेरे अधिकार, मैं खुद सोच के डिटरमाइन करूंगा, रीजनिंग की कैपेबिलिटी की वजह से। समझ में आया बच्चे? जॉन लॉक समझ में आया? यस सर। अब आखिरी आ जाओ, इमैनुअल कांट। इमैनुअल कांट ने कहा, बोला, बहुत अच्छा बोला, इससे ध्यान से सुना, इस बात को बहुत ध्यान से सुना। उन्होंने बोला कोई भी एक्शन सही तभी होगा जब वो को एग्जिस्ट कर सकता है फ्री विल ऑफ अदर्स। ये उसी चीज पे हिट कर रहे हैं जिस चीज से परेशान थे हिस्टोरिकल स्कूल वाले, सोशियोलॉजिकल स्कूल वाले। इन्होंने कहना है, इनका कहना है कि कोई भी लॉ तभी कहलाएगा जब उसमें तालमेल होगा किस किस का? इंडिविजुअल इंटरेस्ट का प्लस सोसाइटल इंटरेस्ट का। जब तक इन दोनों का समन्वय नहीं होगा, एक पॉजिटिव रिलेशनशिप नहीं होगा इंडिविजुअल इंटरेस्ट और सोसाइटल इंटरेस्ट में, तब तक कोई लॉ एग्जिस्टेंस में आ ही नहीं सकता है। अब देखो, आप समझ पा रहे होगे कि कई ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे इंडिविजुअल इंटरेस्ट और सोसाइटल इंटरेस्ट कन्फ्लिक्ट कर सकता है। मानिए मेरा इंडिविजुअल इंटरेस्ट मुझको ये कहता है कि मैं जाके अपने सामने वाले घर से चोरी कर लूं, मुझे 5 लाख रुपए की बहुत ज्यादा जरूरत है, मेरा इलाज होना है, मैं जाके चोरी कर लूं। मेरा इंडिविजुअल इंटरेस्ट वो कहता है क्योंकि मैं मर जाऊंगा,
क्या यूज है ईमानदारी का? अगर मेरी डेथ ही हो जाएगी 1-2 दिन में, तो अगर मैंने पैसे नहीं दिए तो मेरा इंडिविजुअल इंटरेस्ट कहता है कि चुरा लो, सोसाइटल इंटरेस्ट क्या कहता है कि मत चुराओ। ऐसे अगर सारे लोग जो बीमार हैं वो सभी चोरी करने लगे, मार कटाई करने लगे, तो क्या होगा? लॉ एंड ऑर्डर खराब होगा। तो सोसाइटल इंटरेस्ट क्या कहता है? मर जाओ पर चोरी मत करो। कॉन्फ्लिक्ट है, हो ही नहीं सकता। तो इस चीज पे क्लैरिटी लाना लॉ का काम, उसको ऐसी पोजीशन ढूंढनी पड़ेगी जहां पे इंडिविजुअल इंटरेस्ट भी सर्व हो जाए और सोसाइटल इंटरेस्ट भी सर्व हो जाए। और जब ऐसा होगा तब लॉ निकल के आएगा। अब जैसे हमारा एग्जाम्पल लो, अगर आपको उसको क्राइम बनाना है तो आपको ऐसी सिचुएशन क्रिएट करनी पड़ेगी, कोई अगर ऐसा व्यक्ति है जिसके पास पैसे नहीं है, उसका इलाज हो सके। और यही रोल आता है किसका? पब्लिक हॉस्पिटल्स का। आपने क्या किया? इंडिविजुअल इंटरेस्ट भी सर्व कर दिया कि अगर कोई बात नहीं है, पैसे फ्री में इलाज करेंगे तुम्हारा, आओ पब्लिक हॉस्पिटल में, पर चोरी मत करो। तो सोसाइटल इंटरेस्ट कैसे सर्व हो गया? कि चोरी नहीं हुई। इंडिविजुअल इंटरेस्ट कैसे सर्व हो गया? कि इलाज भी हो जाएगा। क्या आया? लॉ। अगर दोनों में से एक भी मिस हो जाता, ये वाला या ये वाला, वो लॉ नहीं होता इमैनुअल कांट के हिसाब से। क्लियर है? इमैनुअल कांट समझ में आया? यस सर। यस सर। चलो, आज की क्लास कुछ ज्यादा ही लंबी हो गई, पर आशा करता हूं कि सबको समझ में आ गया। सारे समझ में आए बच्चे? समझ में आया आपको नेचुरल लॉ स्कूल और ये फिलोसॉफिकल लॉ स्कूल? यस सर। मजा आया क्लास में? एंजॉय किया आपने कि बोरिंग रही? पहले मुझे ये बताओ। मजा आया सर। अच्छा, ठीक है। तो अगर ज्यूरिस्प्रूडेंस में मजा आने लगे तो सोचना पड़ेगा, ठीक है? रीजनिंग यूज करो अपनी, ठीक है? कल हमारी जो क्लास है वो कंपनी लॉ की है, शाम को 4 बजे है। तो कंपनी लॉ में तो खैर मजा आता ही है। तो कल शाम को 4 बजे कंपनी लॉ के लिए हम लोग मिलेंगे। और ज्यूरिस्प्रूडेंस में स्कूल्स ऑफ थॉट्स खत्म हो गए हैं, मतलब जितने मुझे कवर कराने थे